में से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में आप लोग पार्टी द्वारा आयोजित की गई अपनी इस रैली में अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे भी मुझे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व जोश को भी देखकर ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में हर प्रकार की तैयारी के साथ अपने दोनों जिले की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पूरा पक्का मन बना लीजिए। अर्थात अब आप लोग उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ साथ यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार करेंगे। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी आदि को भी अपना वोट न देकर केवल अपनी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना होगा। हालांकि इन विरोधी पार्टियों के बारे में आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ दोनों ही सरकारों की खासकर दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों एवं गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है। जो अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी साथ पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली और खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट
व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे ऐसी पार्टी के दागी चेहरे को व इनके गठबंधन को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके जहां हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में जनता के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते या मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार में पूरे प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश या आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में खासकर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के साथ साथ दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार में इनका काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है तथा इनका लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहीं दूसरी तरफ सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसको भी लेकर मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अब इसका शिवपाल यादव व उनके कहने के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश
वे इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर इनका अपना बेस वोट भी, सपा का जो अपना बेस वोट है, तो वो भी फिर दो खेमों में ही बट के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर इनका वह वोट पूरी तरह से ना केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा या बीजेपी को भी पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास व उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है, जिसका अपना बेस वोट यानी कि बीएसपी का अपना बेस वोट पूरी तरह से एकजुट व मजबूत भी है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इनका ये वोट सपा की तरह यानी कि बीएसपी का ये वोट सपा की तरह दो खेमों में बंटकर इधर उधर कतई भी जाने वाला नहीं है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर यहाँ बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका खास चुनावी वायदा ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दे दिए जाएंगे। ये इनका मुख्य चुनावी वायदा था लोकसभा के आम चुनाव में। लेकिन इस संबंध में अब मैं यहाँ आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने अपना ये खास लोकसभा चुनावी वायदा अब तक पूरा किया है? किसी के खाते में 1 रुपया भी गया है? मैं समझती हूँ कि इन्होंने अपने इस खास लोकसभा चुनावी वायदे को अब तक भी पूरा नहीं किया है। और अब इनका ये खास चुनावी वायदा भी अपने अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरा जुमलेबाजी ही बनकर रह गया है। इस प्रकार से बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे राष्ट्र हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं,
जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी कुछ भी खुलासा नहीं किया है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के दौरान अपने जारी किए गए केंद्रीय बजट में भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। इसलिए इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके साथ ही इस बार का भी इनका ये केंद्रीय बजट इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह ही केवल हवाई व खोखला ही साबित होने वाला है। अर्थात इनके बजट में खासकर चुनाव को ध्यान में रखकर दर्शाए गए आंकड़ों के मकड़ जाल से भी अब यहाँ की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाली इस पार्टी ने, इनकी केंद्र की सरकार ने भी खासकर यहाँ अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व अनेक और घोटालों में फंसे भ्रष्ट लोगों को तो अभी तक भी बचाया हुआ है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ काफी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की है, जिसके अनेक उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक केवल एक ही अपना खास चुनावी वायदा ये पूरा किया है कि इन्होंने देश में अपने खास चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से और भी कई गुना ज्यादा मालामाल और धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह जहां उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अब अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ साथ अब इन वर्गों के ऊपर आए दिन हर स्तर पर अन्याय अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश का भी
दया शंकर सिंह कांड आदि इनके ये कुछ खास उदाहरण हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब व बेरोजगार लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशानी नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी अब ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को भी लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता भी बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में नहीं आते हैं, और साथ ही इनके द्वारा मैनेज किए गए यानी कि विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी
जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी हवाई खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर तो फिर यहाँ आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश में तो वर्तमान सपा सरकार के शासनकाल की तरह तो बड़े पैमाने पर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। इस बार भी 500 से ज्यादा के करीब सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा हुए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, बल्कि जो विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ में सांप्रदायिक दंगे कराती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, खास तौर से सभी धर्मों के लोगों से, चाहे तो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हैं, चाहे अन्य मजहब के लोग हैं, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में चाहे वो कितना भी कोशिश करें, चाहे ये इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे भविष्य की भी बात कर रही हूँ कि विरोधी पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में वो हिंदू मुस्लिम या अन्य और भी जो दंगे कराते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, जो नेता लोग कराते हैं, विरोधी पार्टियों के लोग कराते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में, तो उसमें नुकसान किसका होता है? जो दंगे कराते हैं उनका नहीं होता है। जो विरोधी पार्टियां दंगे कराती हैं, तनाव पैदा कराती हैं, उनका नहीं होता है। किनका होता है? जो भोले भाले आम लोग होते हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, जिनके साथ सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं, जिन लोगों को जो लोग कराते हैं, तो जब दंगे होते हैं तो नेताओं का नुकसान नहीं होता है। जो भोली भाली आम जनता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम मजहब के लोग हों या अन्य मजहब के लोग हों, उनका नुकसान होता है। इसलिए मेरा आप लोगों को, पूरे पश्चिमी यूपी के लोगों को ये कहना है, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हैं या अन्य मजहब के लोग हैं, आप लोगों को आपस में लड़ना नहीं है। विरोधी पार्टियों के हथकंडों को आप लोगों को कामयाब नहीं होने देना। आप लोगों को यही रहना है। आप लोगों को, जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो तो बीच बीच में आएंगे चले जाएंगे, आपको हमेशा इधर रहना है। आप लोगों को भाईचारा बनाकर रखना है। विरोधी पार्टियों के बहकावे में आकर आप लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा नहीं होने देनी है। आपके मुजफ्फरनगर में यहाँ पर दंगे हुए तो जिन पार्टियों का हाथ था और सपा सरकार यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने में वो बुरी तरीके से विफल रही। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि सपा सरकार समय से यहाँ पर कदम उठा लेती तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, ना हिंदुओं का नुकसान होता, ना मुसलमानों का नुकसान होता। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को हमेशा इधर रहना है। हमारे हिंदू भाइयों को भी रहना है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी रहना है, अन्य मजहब के लोगों को भी रहना है। तो इसलिए आप लोगों को भाईचारा बनाकर रखना है। विरोधी पार्टियों के राजनीतिक षड्यंत्र को आप लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। ऐसा भी मैं आप लोगों को चुनाव में ही नहीं, चुनाव के बाद भी, आगे भी हमेशा आप लोगों को भाईचारा बनाकर रहना है। ये मेरी आप लोगों से यह अपील भी है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि यदि यहाँ पर
समाजवादी पार्टी थोड़ी सी भी आप लोगों ने सावधानी बरतने में चूक कर दी, जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होगा क्या, तो फिर यहाँ पर बीजेपी व सपा सत्ता में आ सकती है, और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर व दादरी, बुलंदशहर, मथुरा आदि कांड होंगे, तो इसका भी इनके वर्तमान शासनकाल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर जहां बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग जहां नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे, जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें फिर ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इनको पूरे तौर से प्रभावी बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के यानी कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर इन्हें कभी भी खत्म कर सकती है यदि बीजेपी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, जिसमें प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जहां बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देना है, अर्थात इन वर्गों के लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब इन्हें अपने खुद के आरक्षण के खिलाफ ही वोट देना है तथा इन्हें फिर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है, जिसे बचाए रखने के लिए अभी तक भी हमारी पार्टी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अल्पसंख्यक व उच्च वर्गों के यानी कि अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसके पक्ष कर रही है, जिसे केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रदेश की जनता को अपने हितों में इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसा हो जाने पर अर्थात प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर जब और बीएसपी की यहाँ पर अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो तब फिर बीएसपी की सरकार बनने पर तो सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगी हैं, तो फिर वो लोग आपको मेरी सरकार में तो जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के अंदर आपको अंदर बंद नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति, लेकिन इसके साथ साथ
यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में बंद किया हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासन काल की तरह इस बार भी प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, वकील, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के साथ ही छात्रों, नौजवानों, बुजुर्गों व महिलाओं आदि के भी हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर वर्तमान में सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवाया जाएगा और इनकी सभी फसलों का इन्हें उचित दाम भी जरूर दिलवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि विकास व उत्थान के मामले में पूर्व की तरह इस बार भी प्रदेश के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के हित व कल्याण का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर ही पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो उन्हें फिर से चालू किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए गए हैं, तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। और सपा सरकार की तरह तो पक्षपात नहीं किया जाएगा भर्ती के मामले में, और पश्चिमी यूपी के नौजवानों का भर्ती के मामले में जरूर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में जहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चने, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनत कश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के
1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। और जिन भूमाफियाओं ने तो मेरी पूर्व की 4 सरकारों के दौरान जो आप लोगों को जमीन के पट्टे दिए थे और वर्तमान सपा सरकार ने के दौरान जिन भूमाफियाओं ने उन पर कब्जा कर लिया है उसको मुक्त कराया जाएगा। और जिन्होंने कब्जा किया है इस बार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक संग्रहालय में मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी भी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार ने हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके दोनों जिलों की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें सरकार के खजाने को देखते हुए हर संभव जरूर दूर किया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। अर्थात उनकी सुरक्षा व रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक कांग्रेस का राज रहा। 37 वर्षों तक कांग्रेस ने लगातार इधर राज किया, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग रोटी रोजी के लिए महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली और अन्य बड़े बड़े महानगरों में जाकर रोटी रोजी के लिए जाकर बस गए, चले गए। इसी प्रकार बीजेपी भी 6 वर्षों तक यहाँ शासन काल में रही। रोटी रोजी के लिए लोग बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन करके गए। और जब सपा पावर में आई तो सपा के शासन काल में तो रोटी रोजी की वजह से भी और दूसरा इनकी जो असुरक्षा मतलब इनके साथ इनकी जो सुरक्षा नहीं की जा रही थी तो उसकी वजह से भी इन लोगों ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ। लेकिन जब बीएसपी पावर में रही है, 4 बार बीएसपी पावर में आई, लेकिन मेरी हुकूमत में उत्तर प्रदेश के लोगों ने पलायन नहीं किया है, ना अपनी सुरक्षा को लेकर ना रोटी रोजी को लेकर, बल्कि जो बाहर के प्रदेशों में चले गए थे रोटी रोजी के लिए वो लोग इधर वापस आ गए। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर मैं खासकर बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि चुनाव के घोषित चुनाव ये जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव के घोषित होने से कुछ महीने पहले और अब चुनाव के दौरान भी तो बीजेपी वाले के पास कहने के लिए कुछ नहीं अपनी चुनावी जनसभाओं में, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में और वर्तमान में भी तो बड़े पैमाने पर मतलब बीएसपी को भी शामिल कर रहे हैं कि यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि पलायन के मुद्दे पर तो बीजेपी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार अब नहीं रहा।
आप लोगों को ये मालूम है कि आज से लगभग 3 महीने पहले जब केंद्र की सरकार ने, बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने तो नोटबंदी का फैसला लिया, तो आप लोगों को मालूम है कि नोटबंदी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर, पूरे नोटबंदी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से पूर्व में जो बड़े पैमाने पर लोग रोटी रोजी के लिए बाहर के प्रदेशों में चले गए थे, तो नोटबंदी की वजह से जब वहां पर वो लोग भूखे मरने लगे तो उनको बड़े पैमाने पर बाहर के प्रदेशों से पलायन करके उत्तर प्रदेश में वापस आना पड़ा। ये किसी से छिपा नहीं है। तो सही मायने में सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में नोटबंदी की वजह से हुआ है, कांग्रेस के कारण हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, सपा के शासनकाल में हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जिसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश से कभी भी पलायन ना रोटी रोजी के लिए हुआ है, ना आपकी सुरक्षा को लेकर हुआ। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को गति देने के लिए अब इस चुनाव में आप लोगों को वे आपके क्षेत्र की जनता को भी यहाँ अकेले बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को अपने दोनों जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाना होगा। जो ये सभी उम्मीदवार आपके सामने या मंच पर मौजूद हैं और मंच पर खड़े होकर आप लोगों से वोटों की भी अपील कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको भारी मतों से जरूर कामयाब बनाएं, ऐसी मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी काम काज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही अपने पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को ही जरूर ध्यान रखना है। और अब अंत में मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग बीएसपी के अपने सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे, जरूर जिताएंगे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में इनको जरूर भेजेंगे। ऐसी में आप लोगों से पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।